हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आज हम हैं उज्जैन, महाकाल की नगरी। और कहा जाता है कि यहाँ पे इतने मंदिर हैं कि हर 100 मीटर में एक मंदिर बदल जाता है। और यहाँ पे आपको लोगों के घरों में भी मंदिर मिलेंगे, घरों से बाहर भी मंदिर मिलेंगे, और थोड़ी दूर आप चलोगे तो वहाँ भी एक मंदिर मिलेंगे। और आज हम वही कर रहे हैं, उज्जैन के सारे प्रमुख मंदिर हम एक्सप्लोर कर रहे हैं वन बाय वन। ये पहला टेंपल है जो कि है 11 मुखी हनुमान का, जिसमें हनुमान जी के को 11 मुख में दिखाया गया है और हर मुख की एक अपनी कहानी है और एक पावर है, एक बिलीव है। सो ऐसा कहा जाता है कि अगर आपको ज़िंदगी में कुछ चाहिए और आप कुछ पाना चाहते हैं तो आप इनसे वो मांग सकते हैं और वो आपको प्राप्त होगा। सेम ऐसा कहा जाता है कि महाकाल की नगरी में आप ऐसे नहीं आ सकते, आपको बुलाया जाता है, और जब आपको बुलाया जाता है तो आप ऑटोमेटिकली यहाँ पहुँच जाते हैं। सो आप कितनी भी कोशिश कर लो महाकाल आने की, आप तब तक नहीं आ सकते जब तक बाबा आपको बुलाते नहीं हैं। तो मेरा बुलावा आ गया है बाबा के पास और मैं आज हूँ यहाँ पे। और मौसम बहुत खूबसूरत है, बहुत हल्की हल्की बारिश हो रही है और अच्छा है, धूप नहीं है। सो घूमने में मज़ा आएगा। मेरे साथ और 20 लोग हैं, हम टोटल 21 लोग हैं, जिसमें मम्मी पापा दीदी और बहुत सारे आसपास के लोग सारे के सारे घूमने आए हुए हैं। तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं महाकाल की इस नगरी उज्जैन को और देखते हैं कि किस किस तरह के विभिन्न विभिन्न तरीके के मंदिर यहाँ पे हैं। और चलिए लेट्स गो। हाय, ये पूरी गैंग है 22 लोगों की जो कि उज्जैन घूमने आए हैं मेरे साथ। मैं स्पॉन्सर इन सबका। ये है आपके 11 मुखी हनुमान जी, जो कि बहुत रेयर साइटिंग है, बहुत कम देखने को मिलता है। और ऐसी मान्यता है कि अगर आप इनसे जो कुछ भी मांगे वो आपको मिल जाएगा। ये मम्मी पापा, ये दीदी, ये आंटी। चलो भगवान की पूजा करते हैं। इनको 11 मुखी इसलिए कहा जाता है कि जैसे यहाँ पे दिख रहा है, इस साइड में इनके मुख हैं चारों तरफ। तो टोटल 11 मुख हैं। और गाय माता, बाय बाय हनुमान जी। ग्रीन है, आउटसाइड उज्जैन आ चुके हैं हम लोग। और ये है हमारी नेक्स्ट लोकेशन जो कि है संदीपनी आश्रम। ओके, सम सॉर्ट ऑफ आश्रम है कोई। लेट्स गो। यार इतने सारे मंदिर हैं यहाँ पे, मतलब आश्रम है, मंदिर है, आप जहाँ भी जाओ कुछ ना कुछ आपको नया ही देखने को मिल रहा है। 4084 श्री कंठेश्वर महादेव मंदिर, ये नाम है। देखते हैं। थोड़ा एंशंट लग रहा है। अंदर चलते हैं, दर्शन करते हैं बाबा के। तो ये जो टेंपल है वो श्री कृष्ण बलराम इन सब का क्या कहते हैं उसको, जहाँ पे पढ़ाई होती है, विद्यालय कह सकते हैं। हाँ, तो उनकी शिक्षा यहीं पे हुई थी। और कंठेश्वर महादेव के नाम से भी फेमस है ये जगह। अंदर कैमरा अलाउड नहीं था तो भगवान की फ़ोटो नहीं बना पाया, बट आप दूर से देख लीजिए। ये महादेव टेंपल है और इसके जस्ट बगल में ये विद्यालय है, तो जहाँ पे मतलब पढ़ाई वढ़ाई वो सब किया जाता था। तो एक ऋषि मुनि की भी वो क्या कहते हैं प्रतिमा रखी हुई है वहाँ पे। सो बस यही है, यहाँ से आप जाते हैं इस साइड और घूम के फिर मंदिर के दर्शन करके और वापस आ जाते हैं। सामने एक भोजनालय है मेरे जस्ट पीछे, और इस साइड
कुछ चल रहा है, लेट्स गो। इसमें मछली है। इसमें मछली है, चलो देखते हैं। यहीं पे मंदिर के पीछे एक सरोवर है। तो सरोवर मतलब होता है मतलब एक छोटा सा पानी का पॉन्ड टाइप का। देखते हैं, छोटे भाई ने दिखाया इसमें मछली है। लेट्स गो, लेट्स सी। कुछ दिखता है, गिलहरी तो दिख रही है, होगी तो ज़रूर, बट वही है ना। हाँ है, अभी देखा मैंने वो चलते हुए। अच्छा बना रखा है। यह है श्री कृष्ण द्वारा सिद्धि विनायक संग्रहालय। संग्रहालय का मतलब होता है इंग्लिश में म्यूजियम, और वेयर यू स्टोर ऑल दोज आर्टिफैक्ट्स एंड एवरीथिंग। सो एक छोटा सा शॉर्ट दिखाता हूँ, ज़्यादा लंबा नहीं खींचूँगा इसको, क्योंकि बहुत सारे टेंपल से तो बहुत लंबी होने वाली है ये वीडियो। तो जैसा आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे सुदामा है, बलराम है और कृष्ण है। सिमिलरली बहुत सारे आर्ट फॉर्म में उनको दिखाया गया है यहाँ पे, अलग अलग। रोशनी आ रही सी की, तो शिक्षा लेते हुए, और उसके बाद फिर यहाँ पे भी सेम, तो इसी टाइप से पूरा का पूरा यहाँ से एंड तक बनाया हुआ है। तो उज्जैन सिर्फ महाकाल के लिए नहीं, कृष्णा, बलराम, इन सब के लिए भी जाना जाता है। चलिए आगे चलते हैं। जैसा पीछे देखा था कि वहाँ पे पेंटिंग्स थी, बट यहाँ पे एक डिफरेंट काइंड ऑफ आर्ट फॉर्म है। लग पेंटिंग रही है, बट जो मूर्तियाँ हैं वो बाहर है, मतलब या तो क्ले से या किसी चीज़ से इसको बनाया गया है पूरा का पूरा। और इसी टाइप का, मतलब थोड़ा संग्रहालय टाइप का, और यू कैन से द म्यूज़ियम टाइप का बताया गया है, ताकि कृष्ण भगवान की या उनसे जुड़ी या यहाँ के लोगों से जुड़ी जो स्टोरीज़ होती हैं उसको कैसे आप आगे तक लेके जा सकते हो, तो उसके लिए है ये। अच्छी कोशिश की गई है, अगर इस आश्रम के द्वारा कहा जाए या फिर मिनिस्ट्री के द्वारा कहा जाए, जो टूरिज़्म मिनिस्ट्री इंडिया की, उसके द्वारा कहा जाए, तो एक अच्छी कोशिश है हमारे एंशिएंट सिविलाइजेशन को, हमारे एंशिएंट मिथ माइथोलॉजी को दुनिया तक पहुंचाने के लिए। तो चलते हैं एक अगली टेंपल में और देखते हैं कि और कौन से रहस्य और कौन से राज छुपे हैं इस उज्जैन नगरी में। उसी तरीके से एक और ये लोकेशन है जहाँ पे पूर्ण थियोलॉजी, आइटमोलॉजी, ग्रामर, ये बट बहुत खूबसूरत पेंटिंग्स हैं यहाँ पे। ये जो कार्विंग्स हैं और ये जो पूरा पेंटिंग, कार्विंग्स नहीं कह सकते, बेसिकली पेंट किया हुआ है वॉल्स को, और कृष्णा की लाइफ से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें दिखाई गई हैं यहाँ पे, काफ़ी खूबसूरत है। ये देखो, ये वाली पेंटिंग इतनी मस्त बनाई है, जहाँ पे कृष्णा है या हवन कुंड में कुछ है, एस्ट्रोनॉमी। ओके अब समझ आया मुझे। तो अगर देखा जाए तो ये जो कृष्ण भगवान डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ा करते थे अपने टाइम में, तो उस टाइप से पूरा का पूरा बताया गया है। जैसे लॉजिक, उसके बाद पुराण हो गया आपका, उसके बाद थियोलॉजी हो गया, उसके बाद यहाँ पे आइटमोलॉजी हो गया, उसके बाद यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी हो गया, यहाँ पे ग्रामर के बारे में कि प्रोनाउंसिएशन कैसे होती है, आ ओम। सिमिलरली यहाँ पे छंद शास्त्र, उसके बाद शिक्षा, दिस इज़ टीचिंग, दिस इज़ मेनली डील्स विद द मेडिकल हर्ब्स। सो बहुत डिफरेंट तरह के सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते थे उस टाइम में भी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पुराण पढ़ाए जाते थे, जैसे हमें यहाँ पे डिपिक्ट किया गया है कि एक अलग ही दुनिया हुआ करती थी उस टाइम में। तो आज के टाइम में हम इंग्लिश, हिंदी, सोशोलॉजी, मैथ एंड डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, बट उस टाइम में भी बहुत सारे सब्जेक्ट हुआ करते थे जो कि एक अलग अलग विषय को छूते थे। सो काफ़ी खूबसूरत है, एक अच्छी कोशिश की गई है ये बताने की कि किस तरीके से कृष्ण भगवान और बलराम और सुदामा ने अपने पूरे जीवन काल में टीचिंग्स को
सीखा था और किस हिसाब से, मतलब किस हिसाब से उन्होंने उसको उपयोग किया था। जैसे कि आप जानते हैं महाभारत में तो कृष्ण भगवान के नॉलेज के बारे में वैसे ही बहुत बड़ा वर्णन किया जाता है। सो काफ़ी खूबसूरत है। चलते हैं एक अगले टेंपल की ओर, क्योंकि हमारे पास बहुत कम टाइम है। हमने जो ऑटो बुक किया हुआ है उसने हमें कहा है कि 2.5 घंटे के अंदर वो पूरा का पूरा उज्जैन घुमा देगा हमें, बट हम उसको ऐसा करने नहीं देंगे। लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट टेंपल एंड सी व्हाट हिस्ट्री होल्ड्स। अच्छी चीज़ें सब दिखाते हैं। ये मंदिर के जस्ट सामने जो बहुत सारी दुकानें हैं उसके पीछे का हाल है। और ऐसा देख के लग रहा है इन बोतलों को कि पता नहीं कितने सालों से इनकी सफाई नहीं हुई है। और ये नाला है जो कि यहाँ जाम हो गया है आके, और ये सारी दुकानें हैं यहाँ पे। तो मेरा सिर्फ एक ही मानना है कि अगर आप अपने मंदिरों को इतना साफ़ सुथरा रखते हैं क्योंकि वहाँ भगवान बसते हैं, तो भगवान हर जगह बसते हैं, तो जगह को भी साफ़ रखा करो। ठीक है, ये नहीं कि सिर्फ मंदिर को साफ़ कर दिया और जगह ऐसी ही छोड़ दी। सो ख्याल रखना चाहिए। मैं अपने तरफ से बहुत कोशिश करता हूँ कि जितना भी कूड़ा हो अपने साथ रखूँ और एक डस्टबिन में जाके फेंकूँ, बट लोग हैं कि मानते नहीं हैं। तो सोडा पीते पीते पता चला कि टोटल 84 महादेव हैं और 9 नारायण है यहाँ पे। तो 84 तो हो नहीं सर है। तो जो मेन टेम्पल्स हैं उनको हम विज़िट कर लेते हैं और कभी फिर आएंगे और टोटल 84 महादेव जो हैं उनको देख के जाएंगे। शनि शिंगणापुर में शनि का दान चढ़ता है, मंगल ग्रह को लाल चीजों का दान चढ़ता है। मंगल कोटली पुष्प यहाँ चढ़ेगा, बाकी चीजें वापस मिलेगा। संपूर्ण दान है 251 का। गर्भगृह में एंट्री है, शिवलिंग छू के दर्शन है, शिवलिंग के पास जाना है, शिवलिंग के पास बैठ के चढ़ाना है। कुछ चीजें आपके हाथ से चढ़ेगी, कुछ चीजें पंडित जी चढ़ाएंगे। स्वयं के लिए चढ़ता है, नाम राशि से चढ़ता है। अपने जीवन में अपनी लाइफ में हर कार्य मंगल हो, मंगल की कामना करके मंगल का दान चढ़ता है। और हम आ गए हैं अपने एक नए मंदिर में जो कि है नवग्रह मंदिर। और ऐसा कहा जाता है कि आपके जो टोटल 9 ग्रह हैं उनकी शांति के लिए यहाँ पे पूजा करवाई जाती है। और मेरे पीछे है नदी और यहाँ पे बहुत सारे पंडित मिलके बहुत सारे लोगों का पूजा करवा रहे हैं। मैं कुछ कहना नहीं चाहता कि ऐसा होता है नहीं होता, मतलब जो भगवान में मानते हैं उनके लिए सच है, जो नहीं मानते हैं उनके लिए सच नहीं है। बट आप पे डिपेंड करता है। आप अपने 9 ग्रह शांत करवाना चाहते हैं तो आप यहाँ आके पूजा करवा सकते हैं। और चलिए देखते हैं कि अंदर मंदिर कैसा है। कितने सारे शिवलिंग हैं यहाँ पे अलग अलग तरह के। और जो सबसे खूबसूरत ये नदी जो कि ठीक इस मंदिर के पीछे से होके गुजरती है। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि बहुत सारे पंडित नीचे पूजा करवा रहे हैं, वो यहीं पे हो रहा है। यहाँ पे एक सिंगल हो रहा है। थोड़ा सा आगे अगर हम जाएं तो यहाँ पे नाग देवता की पूजा हो रही है, क्योंकि बहुत सारे नाग की प्रतिमा रखी है यहाँ पे। और ये है मेन मंदिर। और यहाँ पे भी बहुत सारे पुजारी, बहुत सारे यंग पुजारी हैं। और ये सामने आपके मंदिर है। चलिए अंदर चलते हैं और अंदर जाके भगवान की पूजा करते हैं और फिर मिलते हैं एक अगले मंदिर में। ये है शिप्रा रिवर जो कि महाकाल के जस्ट बगल से भी होके गुजरती है, जो महाकाल मेन मंदिर है आपका। और यही वो नदी है जो कि इस पूरे के पूरे उज्जैन में पानी सप्लाई और बहुत सारी चीज़ों में यूटिलाइज़ की जाती है। और ये सेम नदी नवग्रह मंदिर के जस्ट नीचे से होके गुजरती है। और जैसा कि मैं देख रहा हूँ कोई नाव चला रहा है इस नदी में। 2 पुल दिख रहे हैं मुझे, एक ये छोटा वाला, एक वो बड़ा वाला। ये साइड से नदी क्रॉस करने के लिए है। और उस साइड भी एक मंदिर है। सो हर 100 मीटर पे यहाँ पे एक टेंपल अवेलेबल है।
तो अगर आपके पास 1 महीने भी हैं तो फिर भी आप उज्जैन के सारे मंदिर विज़िट नहीं कर पाएंगे। तो अगर प्लान आपका है कि 3-4 दिन में कवर करना है तो जो मेन टेम्पल्स हैं वो आप कवर करके फिर ओमकारेश्वर जा सकते हैं। ओमकारेश्वर में फिर आप जाके जितने टेम्पल्स बचे हुए हैं वो सारे कवर कर सकते हैं। सो दिस कैन बी योर प्लान टू कवर उज्जैन एंड ओमकारेश्वर इन 2 to 3 days। ये यहाँ का सेंट्रल जेल। अब आप बोलोगे कि मंदिर घूमते घूमते जेल क्यों आ गया, तो यहाँ पे ये कैदी कपड़ा वपड़ा बनाते हैं। अंदर जाके एक बार देखते हैं। अंदर जाने का ट्राई किया मैंने, बट आई थिंक वो क्लोज़ हो रखा है अभी। और नेक्स्ट लोकेशन है हमारा भैरव मंदिर, ठीक है। और मेरे पीछे भी यहाँ एक मंदिर है। इतने मंदिर हैं यहाँ पे, इतने मंदिर है क्या बताऊँ आपको। ये है खेड़ापति हनुमान मंदिर। ये हनुमान जी का मंदिर है यहाँ पे। ये पुलिस कड़ी है यहाँ पे। ये मेरे पीछे सेंट्रल जेल है और हम जा रहे हैं अभी भैरव मंदिर नेक्स्ट। चलिए मिलते हैं वहीं पे। हाय गाइस। हेलो। हम पैसे लेते मॉडलिंग की। कोई नहीं, यूट्यूब पे करेगा आप लोगों को। तो कुछ तो फायदा होना चाहिए हमारा। नहीं इसके बिना कंसेंट के रिकॉर्डिंग नहीं होनी चाहिए थी। मैं नीचे लिख दूंगा क्रेडिट आपको। हाँ, ठीक है। वैसे काफ़ी साफ़ सफाई है, बट कुछ जगह जो मैंने आपको दिखाए थे 1-2 वो उतना साफ़ नहीं था। अब हम जानते हैं उसके पीछे रीज़न क्या है। आपको, मेरे को, हम सबको पता है। तो फिर ठीक है, मतलब खूबसूरत है शहर, रहने लायक है, अच्छा है, पॉल्यूशन फ्री है। और ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, लंपेश्वर महादेव। रास्ता इधर है, शायद से होगा। तो यहाँ का सीन क्या है ना कि आप आओ और सुबह उठो और सबसे पहले काल भैरव के दर्शन करो और उसके बाद स्टार्ट कर दो घूमना। और टेंपल टू टेंपल पूरा दिन आपका बीत जाएगा टेंपल टू टेंपल घूमने में ही सिर्फ। तो हमारा नेक्स्ट लोकेशन है भैरव मंदिर। और यहाँ पे उतर के अब जा रहे हैं हम धीरे धीरे चलते चलते। मौसम यार कितना सेक्सी मौसम है भाई, क्या मतलब एक नंबर। अगर आज धूप होती ना तो लिटरली मैं बता रहा हूँ इतना घूमने में बिल्कुल मज़ा नहीं आता। वो पसीने से परेशान और बेकार सा। और ये मेरे पीछे जस्ट भैरव मंदिर है और चलते हैं और एक्सपीरियंस बताता हूँ कैसा है। मतलब दिस इज़ द सेकंड लास्ट मंदिर आई थिंक। इसके बाद एक और है, वो कवर करने के बाद आज का ये मंदिर वाला जो पूरा का पूरा यात्रा उसको ख़त्म करके हम निकलेंगे ओमकारेश्वर की। बहुत सॉलिड भीड़ है भाई, ये देखो। ये यहाँ से ऐसे गोल गोल घूम के वहाँ जाना है, मतलब सॉलिड वाला। तो 2 ही मंदिर बहुत ज़्यादा फेमस है। एक तो आपका ये महाकाल हो गया जो कि मेन टेंपल है, और उसके बाद ही भैरव आओगे तो ऐसा कहा जाता है कि वो द्वारपाल है बेसिकली। आप कहीं भी जाओगे किसी भी ज्योतिर्लिंग में आपको भैरव मिलेंगे। जैसे लास्ट में केदारनाथ गया था तो वहाँ पे भी ऊपर चढ़ के भैरव के पास जाना पड़ता है। सिमिलरली यहाँ पे भी, काशी विश्वनाथ में भी, और हर जगह। सो काफ़ी सही है। ये भीड़ है यहाँ पे भाई साहब, कुछ भी नहीं, 1 घंटा लगेगा यहाँ पे वेट करने में। उसके बाद फिर दर्शन होंगे भैरव के। दो घंटे लग गए पूरा का पूरा कवर करने में और अभी जस्ट बाहर आया हूँ। बाय गॉड इतनी लंबी लाइन थी। महाकाल में भी नहीं थी, वहाँ भी 5 मिनट में हो गया था। एक टेंपल और बचा हुआ है, उसको करने के बाद फिर जाएंगे, कुछ खाएंगे और फिर ओमकारेश्वर के लिए निकलते हैं। हाँ, सो आफ्टर भैरव दिस इज़ आवर लास्ट मंदिर, दिस इज़ गढ़काली। एंड इसके बाद हम इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं, ठीक है। खाना खाने जाएंगे और उसके बाद फिर लेट्स सी क्या प्लान है।
तो अगर कुछ रहेगा तो कंटिन्यू करेंगे, अदरवाइज़ इसको इधर ही एंड करेंगे और फिर ओमकारेश्वर से कंटिन्यू करेंगे। और ये मेरे पीछे हाथी। चलो, तो ये कंटिन्यू ही रहेगा। बेसिकली वो गणेश जी का टेम्पल था एंड ये गढ़काली है। ये आई थिंक लास्ट है। इसके बाद फिर वही खाना और फिर अटल जाएंगे, सामान उठाएंगे, फिर देखते हैं क्या करते हैं। ये भद्रकाली के अंदर के दर्शन है और ये है मंदिर पूरा, बहुत खूबसूरत है, प्राचीन मंदिर। सेम द्रविडियन आर्किटेक्चर ही लग रहा है मुझे इस मंदिर का। और ये लोगों ने पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। माँ मेरी मरीन का कारोबार अच्छा चलते रहेंगे। ओके, यहाँ पे लोगों ने अपना वो लिखा हुआ है, मतलब जो विषय होते हैं ना कि किसका क्या चले एंड सो ऑन। दिस इज़ गुड यार। अगर पूरा होता है तो मैं चाहता हूँ कि सबकी अच्छी विशेष पूरी हो जाए। मोक्ष प्रदान करने वाली 7 नगरियों में से एक है उज्जैन, जहां 84 महादेव का आशीर्वाद प्राप्त है। उज्जैन, जिस पर सदा ही कृपा रहती है महाकाल की। यहाँ सतत क्षिप्रा नदी की निर्मल धारा बहती है। डमरू के नाद से जीवन को ऊर्जा मिलती है। घंटियों की झंकार मन को आनंदित करती है। और यहाँ का आकाश शिव आशीष स्वरूप है। श्मशान ऊषर क्षेत्र पीठम तु मनमेव च पंचकत्र न लभ्यते महाकाल पुरद्दते। अर्थात यहाँ पर श्मशान, ऊषर यानी अनुपजाऊ भूमि, क्षेत्र अर्थात पवित्र भूमि, पीठ यानी शक्ति स्थान और मन अर्थात आध्यात्मिक शांति का स्थल, पांचों एक ही स्थान पर उपलब्ध है। ये संयोग महाकाल की नगरी उज्जैन की महिमा को और गरिमामय बना देता है। उज्जैन के इस अलौकिक स्वरूप से प्रभावित हो महाकवि कालिदास अपने काव्य मेघदूत में लिखते हैं, हे जलधर, यदि महाकाल के मंदिर में समय से पहले तुम पहुंच जाओ तो तब तक वहां ठहर जाना जब तक सूर्य आंख से ओझल न हो जाए। शिव की संध्याकालीन आरती के समय नगाड़े जैसी मधुर ध्वनि करते हुए
तुम्हें अपने धीर गंभीर गर्जनों का पूरा फल प्राप्त होगा। ये संध्या आरती जिसे कालिदास ने सराहा है अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये वो प्रहर है जब सभी देवी देवता गंधर्व यहाँ उपस्थित होते हैं। उज्जैन की महिमा अद्वितीय है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, हर युग में इसका अप्रतिम महत्व रहा है। तो हम ओमकारेश्वर के लिए निकल गए हैं यहाँ से, और ये हमने बस बुक की हुई है 2 दिन के लिए, जो वहाँ पूरी ट्रैवल और सब कुछ करवाएगा, और उसके बाद ये हमें ड्रॉप भी कर देगा इंदौर। सो सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग, बाय बाय।